हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सवालों के साथ आज मैं पुनः आप सभी के सामने आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और साथ में प्रीवियस ईयर से भी संबंधित होगा। सो दोस्तों, एक एक करके सारे सवालों को हम लोग देखने वाले हैं और ये एसआई का जो तीसरी क्लास है वो आज यही रहेगी, क्योंकि इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये आपका जो है एसआई का तीसरी वाली क्लास होगी। सो दोस्तों, देखते हैं एक एक करके सारे सवालों को। सबसे पहला जो सवाल आपका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। यह है आपका सवाल में कहा क्या गया है, 16 सही 2/3% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जो धनराशि होगा, जो मूलधन होगा, उस मूलधन के बराबर ब्याज होना चाहिए और वो ब्याज कितने वर्षों में होगा, वो ब्याज कितने वर्ष में उस साधारण वो जो मूलधन की राशि है उस मूलधन की राशि के बराबर होगा, कितने वर्षों में। यही सवाल में पूछा गया है। अब दोस्तों, एक ही डेटा दिया गया है, वो भी क्या, आर फॉर रेट, 16 सही 2/3%। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT/100। SI इज इक्वल टू PRT/100। यहां पर 100 कैसे आया, यहां पर इस फॉर्मूला में 100 कैसे आया, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये जो 100 आता है इस फॉर्मूला में आखिर आया कैसे। आप जानते हैं जो R की वैल्यू होती है, जो रेट की वैल्यू होती है SI में, साधारण ब्याज में, वो अक्सर आपका याद होगा परसेंट में आता है। वो वैल्यू हमेशा परसेंट में होती है और आप जानते हैं जो वैल्यू परसेंट में होती है उसका कहने का मतलब ये है कि बटे में वो 100 है। परसेंट का मतलब ये है कि बटे में 100, परसेंट का मतलब क्या हुआ, बटे में 100। तो यहाँ पर जब हम SI बराबर PRT/100 करते हैं तो यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो परसेंट में होगी। तो यहाँ पर इस R के स्थान पर हम उस R को रखेंगे, R की वैल्यू को रखेंगे, उस डिजिट को रखेंगे और नीचे उस परसेंट के स्थान पर 100 रखेंगे। इसी वजह से यहाँ पर SI बराबर PRT/100 होता है। ये 100 यहाँ पर R की वैल्यू के साथ है, वो परसेंट का मान है, परसेंट का कन्वर्सेशन है यहाँ पर, जिसमें बदल गया है 100 में बदल गया है, इसलिए यहाँ पर बटे में 100 रखा जाता है। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम 100 से भाग देते हैं। तो जब आप 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो R बराबर 1/6 हो जाएगा। मतलब 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50/3 को जब हम परसेंट फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। तो आप चाहे इसको कह सकते हैं चाहे इसको कह सकते हैं। ये बात हो गई 1/6 R की वैल्यू की।
अब यहाँ पर साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि माना मूलधन क्या है, P है, तब ब्याज भी क्या होगा दोस्तों, ब्याज भी क्या होगा, P होगा। और समय क्या है, समय पूछ रहा है तो समय को हम T मान लेते हैं। तो अब इस प्रकार हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। अब हमें फॉर्मूला पे रख देना है। SI की वैल्यू कितनी दी गई है, P, तो P रखिए, PRT P गुणे R की वैल्यू 1/6 है तो 1 रख देते हैं, और यहाँ पर T की वैल्यू T ही है और यहाँ पर बटे में 6 कर देते हैं। यहाँ P से P कट जाएगा, 6 का यहाँ पर P के स्थान पर 1 बचा तो 6 कम 6 आया, T का 1 में गुणा होगा तो T आया, या T बराबर 6 वर्ष, T बराबर 6 वर्ष। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो कितने वर्ष में, 6 वर्ष में वही धनराशि उस ब्याज के बराबर हो जाएगी। आशा करता हूं आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, दोबारा मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल आपका इस प्रकार से है कि यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11% मिलता हो, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत क्या होगा। मतलब कि कोई एक आदमी है और उस आदमी को उसके कुछ पूंजी के भाग पर 3% ब्याज मिलता है और कुछ पर 2/3 जो है परसेंट भाग मिलता है, 2/3 भाग पर 5% ब्याज मिलता है, और जो शेष उसकी पूंजी बचती है उस पर जो है उसे 11% का ब्याज मिलता है। तो टोटल पर उसे कितना जो है ब्याज मिल रहा होगा, टोटल उसके पूंजी पर कितना ब्याज मिल रहा होगा। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को आप थोड़ी समझदारी पर अगर करते हैं, समझदारी बरतते हुए करते हैं, तो सवाल बड़े आसानी से हल हो सकता है। तो इस सवाल को हम हल करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर, मतलब कि अगर मान लीजिए 1/4, उसकी एक पूंजी क्या है, हम XY कुछ नहीं मान रहे हैं, हम सीधा सीधा सवाल को हल करते हैं। उसकी एक पूंजी क्या है, 1/4 भाग पर, 1/4 भाग पर कितना मिल रहा है ब्याज, 3%। ये पहला कंडीशन। 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर कितना ब्याज मिल रहा है, 2/3 भाग पर 5% ब्याज मिल रहा है। शेष पर 11%। ये आपका मोटा मोटा डेटा है। अब दोस्तों 1/4 भाग पर 3%, 2/3 भाग पर 5%। शेष पर, अब शेष मतलब यहाँ पर पूंजी का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ पूंजी का हिस्सा दिया गया, बट यहाँ पर पूंजी का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया गया है, यहाँ पर शेष लिख दिया गया है। तो शेष का मतलब ये है कि पूंजी का ये वाला हिस्सा और पूंजी का ये वाला हिस्सा दोनों को अगर हम मिला देंगे तो टोटल पूंजी से अगर इसको हम घटा देंगे, जो बचेगा वही शेष है, वही यहाँ पर शेष होगा। तो सबसे पहले हम पूंजी को जोड़ते हैं, ये जो दिया गया पूंजी है इसको हम जोड़ते हैं। तो अगर आप याद रखिए, अगर यहाँ पर 1/4 एक पूंजी है, 2/3 एक पूंजी है, अगर हम इसको जोड़ दें तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, 4 तिया के 12, 3 एकम 3 प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी की 8, 8 3 11/12। अब ये जो फ्रैक्शन आया है, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इस फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, ये आपका जो नीचे वाला भाग है ये टोटल पूंजी है, ये टोटल पूंजी है,
ये टोटल पूंजी है। और जो ऊपर वाला 11 है ये पूंजी का हिस्सा है, पूंजी का हिस्सा। मतलब जो दो पूंजी है, मान लेते हैं कि टोटल इनका जो पूंजी है, इनकी जो संपत्ति है, इस व्यक्ति की जो संपत्ति है, इसको हमें 12 भागों में बांटना है, या 12 पूंजी है, या 12 रुपया है। तो अब 12 रुपए में जो 11 रुपया है, ना, वो 1/4 और 2/3 इसके रूप में यहां पर दिया गया है। और 1/4 और 2/3 पर जो ब्याज लग रहा है, 1/4 पर 3 और 2/3 पर 5% ब्याज लग रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है, टोटल पूंजी पे 11 वाला जो 11 रुपया है, इस पर जो है 3% और 5% ब्याज लग रहा है। तो इसका मतलब अब शेष कितना बचा होगा पूंजी? अब 11% में 3, मतलब 11 रुपए में 3 और 5% जो है ब्याज लग रहा है। अब टोटल जो शेष बच रहा है उस पर कितना लग रहा है? 11% लग रहा है। तो अब बताइए, अब बच कितना रहा? शेष जो है वो कितना बच रहा है? तो जरा बताइए, अगर टोटल 12 है, 12 में 11 तो हमने 1/4 और 2/3 के रूप में रख दिया, तो अब बचा कितना होगा? 1 बचा होगा ना। तो कुल मिलाकर के शेष पूंजी है, शेष पूंजी बराबर 1/12, शेष पूंजी बराबर 1/12। तब शेष पूंजी पर ब्याज बराबर 1/12। अब कितना लग रहा है? परसेंट, 11% लग रहा है। 1/12 का 11%, ये वाला शेष पर ब्याज लग रहा है, हमें प्रतिशत में पूछा गया, टोटल परसेंट, मतलब पूंजी पर ब्याज जो होगा वो टोटल परसेंटेज में कितना होगा। अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। अब दोस्तों, अब आप एक चीज बताइए, शेष की वैल्यू भी हमें पता चल गई और टोटल इसके अलावा जो भी दिया गया वो भी वैल्यू पता चल गई। तो अब एक हिस्सा कौन सा है? 1/4 गुणे इस पर कितना लग रहा है? 3। अब टोटल हम कर देते हैं, जोड़ देते हैं इसको, प्लस 2/3 पर कितना लग रहा है? 2/3 पर 5% लग रहा है, प्लस 1/12 पे कितना लग रहा है? 11। अब ये टोटल किस में होगा? परसेंट में होगा। ये किस में होगा दोस्तों? परसेंट में होगा। अब शेष का मतलब ये है कि इसको और शेष वाले को जब पूरा जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। ये पूरा टोटल है और इस पर परसेंट में हमें ब्याज को निकालना है। तो अब टोटल को मैंने यहां पर कर दिया। 3 एकम 3/4 प्लस 2 पंचे 10 बटे 3 प्लस 11 एकम 11 बटे 12। अब ये आपका हो जाता है इतना, और बटे में परसेंट में यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करके परसेंट लगा देते हैं। 4 और 3 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा दोस्तों? 4 और 3 का एलसीएम 12 निकल के आएगा। 12 और यहाँ पर 4 3 12, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 दहम के 40, प्लस यहाँ पर 11/12 को ऐसे रख देते हैं। अब यहाँ पर 12 और 12 बराबर है और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर हम परसेंट लगा देते हैं। 40 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 49/12 प्लस 11/12 हो जाएगा, और ये आपका परसेंट में होगा। अब जब हम 12 फ्रैक्शन में नीचे वाला जो हर है आपका वो बराबर है, तो यहाँ पर 49 और 11 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 60/12, और ये किस में है? परसेंट में है। 12 का 60 में जब भाग देंगे तो 5 निकल के आया,
और वो भी किसमें, परसेंट में। तो ये आपका टोटल पर क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, जो कि 5% है। टोटल पर आपका जो ब्याज लग रहा है वो आपका 5% लग रहा है। इस सवाल का यही आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 0.125 गुना होने का मतलब ये है कि कोई मूलधन है और मूलधन का 0.125 गुना ब्याज का होना कितने वर्ष में होगा, यही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब मूलधन का 0.125 ये क्या है, आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो रहा है यहाँ पर, मूलधन का 0.125 गुना, और कितने वर्ष में, यही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है कि जो भी डेटा दिया गया उस डेटा को हम लोग लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 0.125 है। 0.125 को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 125/1000, या 125 को 1000 जब काटा जाएगा 125 से तो यहाँ पर 1/8 आएगा। तो 0.125 जो आपका फ्रैक्शन में होगा वो 1/8 हो जाएगा। ये चीज़ आप मान के चलिएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ डेटा है वो क्या है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 10%। 10% ये आर की वैल्यू दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो हमारा माना मूलधन है वो P है। मूलधन कितना है, वो P है। और तब ब्याज ब्याज आपका क्या हो जाएगा, ब्याज जो है इस P का 1/8 गुना होगा। इस P का 1/8 गुना होगा। तब यहाँ पर ब्याज बराबर P चूँकि यहाँ पर मूलधन है तो P का 1/8, या P का 1 में जब गुणा होगा तो P/8। ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, ब्याज निकल के आ गया। अब यहाँ पर हमें ब्याज मिल गया, यहाँ पर रेट मिल गया। अब हम समय को निकालेंगे तो समय की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है तो हम T मान लेते हैं, क्योंकि हमें T ही मान करके यहाँ पर निकालना है। अब SI बराबर PRT/100, ये आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, SI बराबर PRT/100। अब सवाल को हल करते हैं। SI की वैल्यू कितनी है, SI की वैल्यू P/8 है, बराबर PRT P गुणे R की वैल्यू कितनी है, 10 गुणे T की वैल्यू T पूछा ही जा रहा है, और बटे में 100। 10 का 100 में जब भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। P से P को काट देना है। 10 यहाँ पर P के स्थान पर जब आएगा तो यहाँ पर 10/8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, T, या T बराबर 10/8। 10/8 को जब हम तोड़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2/8, 2 चौके 8, या 1 सही 1/4 वर्ष। 4 वर्ष अर्थात T बराबर 1 सही 1/4 वर्ष। इस सवाल का यही आंसर होगा। इस सवाल का यही आंसर होगा, 1 सही 1/4 वर्ष। आशा करता हूं आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। सवाल है दोस्तों, अनिल ने सुनील से 8,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब यहाँ पर जो 1440 रुपया है ना दोस्तों, ये क्या है आपका,
ये आपका ब्याज है, यहाँ पर ये आपका क्या है, ब्याज है। और ये आपका 8,000 क्या है दोस्तों, ये आपका मूलधन है। तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर बहुत सारे डेटा जो है दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, 8,000। ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज कितना दिया गया है, 1440 रुपया। और उसके बाद टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, दर। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, दर। अब SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। SI की वैल्यू कितना दी गई है, 1440। 1440 इज इक्वल टू P की वैल्यू 8,000 गुणे R की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और T की वैल्यू 3 ईयर्स और बट्टे में 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। यहाँ पर 1400 जो 40 था वो 144 में बदल गया और 8 त्रिका 24, 24 गुणे R, 24 गुणे R या R बराबर 144 बटे 24, 24 छक्के 144, तब R बराबर 6%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, 4500 रुपये का 6 जनवरी 1976 से 31 मई 1976 तक का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 4500 रुपया क्या है, यहाँ 4500 रुपया मूलधन है। यहाँ पर 4500 रुपया क्या है दोस्तों, P की वैल्यू कितनी है, 4500 रुपया। अब यहाँ पर जो आपका टाइम दिया गया वो 6 जनवरी 1976 से 31 मई 1976 तक, ये पूरा आपका समय दिया गया है। लेकिन ये आपका समय आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको हमें कन्वर्ट दूसरी तरह से करना है। तो अभी हम लोग करते हैं। रेट क्या दिया गया है, रेट आपका दिया गया है 5%। 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज पूछा जा रहा है। तो अब ब्याज को हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 6 जनवरी 1976 से 31 मई 1976 तक इसको हमें दूसरे टाइप्स में बदलना है, दूसरी तरह से इसको सही जो है समय में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आप जानते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, 6 जनवरी 1976 से 1976 यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे 1976। ये आपके ईयर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक वार्षिक, एक लीप ईयर्स। एक वार्षिक मतलब साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें जो है एक 4 वर्ष में 29 का महीना आता है और जो है अंत के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो वर्ष को जो होता है वो लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पर 76 है, अगर आप 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1976 जो है आपका एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो जाती है, जबकि साधारण वर्ष में वर्षों की संख्या जो है, दिनों की संख्या जो है 365 होती है। तो लीप वर्ष का मतलब यही हुआ। तो 6 जनवरी 1976 से 6 जनवरी से, इसका मतलब 5 जनवरी तक की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जब हम 31 में 6 को निकाल देंगे, 5 को निकाल देंगे, क्योंकि 5 जनवरी से नहीं 6 जनवरी से बात की गई है, तो 5 जनवरी तक की तो चर्चा ही नहीं है कुछ। तो 31 मतलब जनवरी में 31 का महीना होता है, तो 31 दिन में 5 दिन को आप निकाल दीजिए, तो बचेगा कितना, 26 दिन। फरवरी, अब मैंने क्या कहा, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है, तो इसमें जो है आपका फरवरी कितने का हो जाएगा, 29 का।
29 मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, और फिर 31 मई 1976, फिर से 31 मई। अब इसको आप पहले टोटल कर दीजिए। टोटल जब आप करेंगे तो 1 1 2 9 2 11 6 1 7 17 कैरी 1 2 2 4 3 7 3 10 3 13 13 और 1 14 147 दिन। क्या निकल के आया दोस्तों? 147 दिन। अब 147 दिन किस में निकल के आया? 147 दिन आपका 366 दिन में। जैसे वर्ष की बात होती थी तो अगर महीने में होता था तो नीचे हम 12 रखते थे। जैसे 6 महीना है, 3 महीना है, 5 महीना है तो 5/12, 9 महीना है तो 9/12। वैसे इस टोटल डेज को काउंट करने के बाद जो टोटल है 366 में 147 दिन की बात हो रही है कि 366 में 147 दिन में 5% ब्याज की दर से कितना ब्याज लगेगा, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। तो कुल मिलाकर के समय की बात है तो समय क्या निकल के आ गया? ये टी निकल के आ गया आपका क्या? 147/366 दिन। हमारे पास क्या क्या हो गया? मूलधन हो गया, रेट हो गया, समय हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? अब ब्याज। हमसे क्या पूछा गया दोस्तों? SI पूछा गया। निकाल देते हैं। SI इज इक्वल टू ब्याज मूलधन कितना है? 4500 और गुणे 45 और गुणे 5 और गुणे टी कितना है? 147 और पूरे का बटा 100 और गुणे 366, ये कर देना है। अब जब हम इसको हल करेंगे, तो 0 से 0 0 से 0 ये कट जाएगा। उसके बाद फिर 3 से इसको काट देते हैं तो 3 चौके 12, 3 नवैया के 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 पचम 25। SI बराबर 5 पचम 25, 5 चौके 20, 20 और 2 22 गुणे 49/122 बराबर। अब 49 का 225 में गुणा होगा और उसके बाद 122 से भाग करना होगा। जब हम 225 का 49 में भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 49 का 225 में जब भाग होगा तो कितना निकल के आएगा? 11,925। 11,925 निकल के आएगा और बटे में 122। अब जब 122 का 11,925 में भाग होगा दोस्तों तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 122 का जब भाग होगा इसमें 9 दूनी की 18, 9 दूनी की 18 19 और 9 एकम 9, 9 और 1 10। यहाँ पर आपका जो निकल के आएगा 90.368 ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये ब्याज निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों? ये ब्याज निकल के आ गया। यही इस सवाल का आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल है दोस्तों 1425 का 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? साथ में मिश्र धन भी बताइए। 3 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? साथ में मिश्र धन भी बताइए। ये आपका सवाल है दोस्तों। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? चलिए मैं हल करके दिखाता हूं दोस्तों। यहां पर दिया गया है 1425 रुपया। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1425 रुपया। रेट कितना दिया गया है? रेट 4%। टाइम कितना दिया गया दोस्तों? 3 वर्ष 3 माह या 3 वर्ष 3 माह का मतलब क्या हुआ? 12 तिया के 36, 36 प्लस 3 39 महीना, 39/12 आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 और 4 तियाँ के 12, ये आपका वर्ष हो जाएगा। 13/4 वर्ष, ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा। अब सवाल को हम लोग हल करते हैं। SI बराबर PRT/100, ये सवाल में फॉर्मूला होता है। SI हमसे पूछा गया है, SI हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, पूछा गया है। तो अब हम लोग निकालते हैं SI की वैल्यू। P की वैल्यू कितना है 1425 गुणे R की वैल्यू कितना है 4 गुणे समय कितना दिया गया है 13/4, तो यहाँ पर 100 गुणे 4 कर सकते हैं। 4 से ये 4 कट जाएगा। अब 1425 है और 100 है। एक संख्या ऐसी कोई बताइए जो दोनों को काट दे। अगर हम इसको 25 से काटें, 4 बार जाएगा, 25 चौके 100। और इसको अगर हम काटना चाहें तो ये जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 7 बार, 57 बार जाएगा दोस्तों। इसको जब हम 57 में 25 से गुणा करेंगे तो 1425 आएगा। तो SI बराबर, यहाँ पर आप 57 गुणे 13 कर दीजिए, 13 91, 13 पचे 65, 65 741, 74 और बटे में 4। जब इसको हम भाग करेंगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 8 32 हो जाएगा, 4 पंचे 20, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 बचेगा 25.25। ये आपका क्या निकल के आ गया, ब्याज। ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, ब्याज निकल के आ गया। एक आंसर तो मिल गया। अब यहाँ पर अगेन आपसे क्या पूछा गया, मिश्र धन भी बताइए। तो मिश्र धन मतलब, मिश्र धन आप जानते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन बराबर प्लस ब्याज, वही निकल के आ जाता है। मूलधन कितना है आपका 1425, 1425 प्लस 185.25। जब इसको हम ऐड करेंगे, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 × 5 10 हो जाएगा, 8 × 2 10, 10 और 1 11, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यहाँ पर 1610.25, 1610.25। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है 300 रुपए का ब्याज 3 पैसा प्रति रुपया प्रति मास की दर से 4 महीने में कितना होगा। मतलब ब्याज पूछा जा रहा है और 300 रुपया आपका मूलधन है। 1 रुपए पर 3 पैसा ब्याज लग रहा है, तो 1 महीना के दर से 4 महीने में कितना ब्याज निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है 300 रुपया, और आप जान रहे हैं यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है कि 3 पैसा प्रति रुपया। 1 रुपए पर 3 पैसा ब्याज लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तब 1 रुपए पर 3 पैसा ब्याज लग रहा है, तो 300 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा। तो 300 गुणे 3 बटे, यहाँ पर पैसे की बात हो रही है तो 100 पैसा यहाँ पर नीचे होगा, तो 0 0 0 0, 3 त्रिका 9, 9 रुपया। तो यहाँ पर 300 रुपए पर 9 रुपया प्रति मास, 1 महीने पे 300 रुपया पे 9 रुपया ब्याज मिल रहा है। और हमसे सवाल में पूछा क्या है, 4 महीने में कितना होगा। तब 4 महीने में कुल ब्याज बराबर 4 गुणे 9, 4 9 के 36 रुपया। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 825 का ब्याज
5% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने में क्या होगा। यहाँ पर भी आपसे ब्याज ही पूछा जा रहा है, जबकि इसमें आपका जो मूलधन है वो 825 रुपया है, रेट आपका 5% है और इसमें जो है समय 4 वर्ष 8 महीना है। तो दोस्तों एक एक करके सारे डेटा को हम लोग लिख लेते हैं। P बराबर 825 रुपया, 825 रुपया और R बराबर 5%, T बराबर 4 वर्ष 8 महीना। 4 वर्ष 8 महीने का मतलब ये है कि 12 चौके 48 और 8 56, 56/12 वर्ष ये होगा। या फिर आप इसको और तोड़ सकते हैं, 14 चौके 56, 3 चौके 12, 14/3 वर्ष ये हो जाएगा आपका इतना टाइम। आपके पास मूलधन भी है, आपके पास आर भी है, आपके पास टाइम भी है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, SI मतलब कि ब्याज। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, SI = PRT/100। SI = P की वैल्यू 825 गुणे R की वैल्यू 5% गुणे T की वैल्यू 14/3, 14 और यहाँ पर 100 गुणे 3, ये आपका हो जाता है स्ट्रक्चर। अब इसको हमें काटना है। 5 से 100 को काटोगे जब आप 20 बार कटेगा, 20 पंचे 100, और इसको आप काट दीजिए 5 एकम 5, 5 छंगे 30, 5 पचम 25, 5 चौके 20। यहाँ पर ये कट गया, 2 दूनी की 4, 7 दूनी की 14। SI = 165 गुणे 7/2 गुणे 3, ये आपका कट जाता है। अब इसके बाद इसको आप काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ऊपर बचा 55 गुणे 7/2, इसको भी आप तोड़ दीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 और 3 38, 385, 385/2, 385/2। इसको आप तोड़ दीजिए, 2 19 दूनी की 38, 2 दूनी की 4, 25 चौके 100, 192.25 मतलब 25, मतलब SI बराबर 192.25। ये आपका क्या निकल के आ जाता है, आपका SI निकल के आ जाता है। इस सवाल का यही आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आप सभी को समझ में आए होंगे। आज SI का जो क्लास है यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। एक और वीडियो मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों SI का, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उन सारे सवालों को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका एक भी सवाल SI का ना छूटे, और अगर SI से संबंधित कोई सवाल आए तो आप उसे जो है आसानी से बेझिझक कम समय में कर सको। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, और सारे सवाल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही आप सब मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे मेहनत के साथ, जोरों के साथ, शोरों के साथ। सो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए सवालों के साथ जो आपका SI से ही संबंधित रहेगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।